कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर चीज अपने पीछे एक कारण छोड़ जाती है, चाहे वो किसी का अचानक से किसी की जिंदगी में आना हो या किसी की मौत की वजह बनना हो। बात सीधी सी है, जिस बात को रहस्य रखा गया हो वो बात सामान्य तो हो ही नहीं सकती। ये अनहोनी तो 12 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब मृगांका ठाकुर के घर से अपने गेरुए रंग के कपड़ों में उसकी बीवी का अंतिम संस्कार कर अपने घर लौट रही थी। मायापुर गांव के लोग उसे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन उसे ताने मारने से बाज भी नहीं आते थे। रास्ते में उसे देखकर एक तरफ से आवाज आई, ये जब से आई है इस गांव में औरतें कुछ ज्यादा ही मरने लगी हैं। मृगांका बात को अनसुना कर वहां से चल दी। दूसरी गली में पहुंची ही थी कि किसी औरत ने घबरा कर कहा, अरे अरे दुल्हन को अंदर ले जाओ, इसकी नजर ना पड़ जाए। मृगांका बिना किसी को देखे नाक की सीध में चलती रही। उसका बेसब्री से इंतजार बस गली के कुत्तों को रहता था, जिन्हें वो शमशान का बचा हुआ खाना खिलाती थी। मृगांका की वो काली बड़ी आंखें जब उन्हें खाते हुए देखती तो और ज्यादा बड़ी और डरावनी दिखने लगती। उसका रंग रूप चाल ढाल सामान्य औरतों से कहीं अलग था। उसका हल्का सांवला चेहरा, जिसमें काजल और एक काली बिंदी के सिवा कोई सिंगार न था, और चमकने लगता। गेरुआ रंग का कपड़ा उसके बदन को इस तरह से ढका हुआ था कि शरीर के किसी भी अंग को बाहर की आबो हवा न लग जाए। जिस तरह से वो पैर की आहट को पहचानती थी, ऐसा लगता जैसे उसे पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। उस शाम ऐसा ही हुआ। अचानक से कुत्तों ने खाना छोड़ भौंकना शुरू किया और कूड़े के ढेर को अपने पंजे से बिखेरने लगे। जैसे जैसे कूड़ा बिखरता, मौसम एक खौफनाक सी करवट लेने लगता। तभी मृगांका को किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। मृगांका भौचक्की रह गई। असमंजस में उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। उसने बच्ची को उठाया और कहा, कौन है तू? बच्ची के मुंह से कपड़ा हटाते ही कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया और वहां से भाग गए। बच्चे के चेहरे पर और बदन पर कुछ घाव थे जो खुद भर रहे थे। मृगांका जादुई विद्या जानती थी, समझ गई कि ये बच्ची साधारण नहीं है। उसने आसमान की ओर देखा। कौवे बच्ची के ऊपर घेरा बनाकर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब कभी इस मायापुर गांव में खुशियां लौटकर वापस नहीं आएंगी। मृगांका ने लड़की को देखकर कहा, जो मूर्ख तुझे मरा सोचकर यहाँ छोड़ गया, उसे नहीं पता कि तुझे कोई साधारण इंसान छू तक नहीं सकता। मृगांका बच्ची को गोद में लिए घर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ अजीब तो था उस बच्ची के चेहरे में, जिसने मृगांका जैसी बेखौफ दिखने वाली औरत को भी कुछ देर के लिए भयभीत कर दिया था। काले बादल छटने का नाम नहीं ले रहे थे। मायापुर के लोग मौसम से बचने के लिए घर के अंदर भाग रहे थे। मृगांका ने बच्ची को अपनी चुन्नी में ढका और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगी। मृगांका को किसी ने भी उस बच्ची को लाते हुए नहीं देखा था। घर के अंदर पहुंचते ही उसने सट से चिटकनी लगा दी। उसने लड़की के शरीर और मुंह से कपड़ा हटाया। लड़की के बाकी घाव भी भर चुके थे। मृगांका ने बच्ची को जमीन पर रखा और कहा, मुझे तुझे सबकी नजरों से बचा कर रखना होगा। ये कहते ही उसने पुराना काला ताबूत खाली किया और बच्ची को उसके अंदर छुपा कर रख दिया। मृगांका का घर छोटा सा था और गांव से थोड़ा दूरी पर था। उसे ये तो पता था कि ये बच्ची कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे आने वाला संकट भी दिख रहा था। पर वो खतरा इस बच्ची के लिए था या इस बच्ची से औरों को था, ये अभी एक पहेली ही थी। आज ठीक 12 साल बाद मृगांका ने उस बच्ची को, जिसका नाम उसने तृष्णा रखा था, ताबूत से आजाद किया। इतने सालों में तृष्णा ने उस ताबूत को ही अपना घर बना लिया था। आज मृगांका ने उसे पहनने को नया सिलाया हुआ कपड़ा दिया, जो रंग से काला ही था लेकिन तृष्णा पर जच रहा था। मृगांका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, तुझे मैं बाहर लेकर जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ही रहना। कोई पूछे कि कौन हो, कहना मृगांका मेरी मौसी है, बस। इससे ज्यादा एक भी शब्द नहीं। तृष्णा ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर निकलती ही तृष्णा को आंख में सूरज की रोशनी चुभने लगी। मृगांका ने उसे पहनने को चश्मा दिया। वो हर चीज को गौर से देखती, हर एक आने जाने वाले का पहनावा, शक्ल को देखती रहती। आज तक मृगांका के सिवा तृष्णा ने कोई इंसान को देखा भी कहा था। बस कभी अगर कोई घर में आया तो ताबूत के छोटे छोटे छेदों से किसी को आधा अधूरा देख लिया करती थी। रास्तों से गुजरते वक्त अगर चेहरे पर हवा का झोंका आता तो वो खिलखिलाने लगती। नसीब में वो जो भी लिखा कर लाई हो, लेकिन थी तो एक 12 साल की ही बच्ची। उसने मृगांका से बड़ी ही मासूमियत से पूछा, तुम मुझे पहले कभी बाहर लेकर क्यों नहीं आई? मृगांका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तृष्णा के साथ कठोर स्वभाव ही रखती थी। तृष्णा बात का जवाब न मिलने पर थोड़ी मायूस तो हुई, लेकिन उसे अपनी मृगांका मौसी के स्वभाव का भी पता था। तृष्णा को रास्ते में फूलों की रेड़ी दिखी और उसने जैसे ही फूलों को छुआ वो बेजान हो गए, मुरझा गए। इससे पहले कि किसी और की नजर पड़ती, मृगांका तृष्णा को तुरंत ही वहां से लेकर चली गई। मौसम बदलने लगा था, हवा और तेज हो गई थी। मृगांका के गुस्से का और खौफ का पारा बढ़ चुका था। वो तृष्णा का हाथ पकड़ उसे घर की तरफ खींच कर ले जाने लगी। तृष्णा पूछने लगी, वो क्या हुआ, फूल क्यों मुरझा गए? लेकिन मृगांका के पास उसके सवालों का कोई जवाब न था। घर पहुंचते ही उसने तृष्णा को अंदर धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाकर कहा, इसलिए नहीं लेकर गई तुझे कभी कहीं? तृष्णा कुछ कहती कि मृगांका ने गुस्से में कांपती आवाज के साथ कहा, मना किया था ना तुझे कुछ भी छूने से? तृष्णा सहमी हुई आवाज में बोली, लेकिन क्यों? वो एक शब्द नहीं, जा अंदर। तृष्णा की आंखें गीली हो गई और फिर चुपचाप वो अपने ताबूत के अंदर बैठ गई और उसे कसकर बंद कर दिया गया। शाम हो चली थी। मृगांका ने तृष्णा को आवाज दी और बाहर के कमरे में आने को कहा। तृष्णा सहमे हुए कदमों से आई और वहीं पीछे चटाई पर बैठ गई। मृगांका ने उसे शाम का नाश्ता दिया और कहा, अच्छे से खा ले, रात में मुझे कहीं जाना है, खाना नहीं बनेगा। तृष्णा ने नाश्ते की थाली हाथ में लेते हुए कहा, सॉरी मौसी, मुझे लगता है कि मैं ताबूत में ही ठीक हूँ। मृगांका ने चाय के गिलास से मुंह बाहर किया और कठोरता से कहा, वो तय करना मेरा काम है, तेरा नहीं। तृष्णा आगे कुछ कहती कि तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मृगांका और तृष्णा ने एक दूसरे को देखा और फिर मृगांका ने धीरे से तृष्णा से कहा, तू अंदर जा। दरवाजे से फिर एक आदमी की भारी आवाज आई, अरे जल्दी खोलो। मृगांका ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। देखा
कि वहां 2 लोग खड़े थे। मृगांका ने पूछा, क्या हुआ? शाम में क्यों दरवाजा पीट रहे हो? उस आदमी ने रोबीली आवाज में कहा, अब तुझे न्योते में बुलाने तो कोई आएगा नहीं। ठाकुर की बेटी ने खुद को फांसी लगा ली है। मृगांका बहुत जकी रह गई। वो सोचने लगी कि अचानक ये क्या हुआ, और बोली, लेकिन क्यों, कैसे? कुछ 12 साल की रही होगी ना वो। आदमी ने फिर बेढंगे तरीके से कहा, हाँ शायद। अब जल्दी चलेगी या फिर तेरे लिए पालकी मंगवाऊं? लड़की की मौत का सुन तृष्णा भी बाहर के कमरे में आ गई। उन 2 लोगों ने तृष्णा को देखकर मृगांका से पूछा, कौन है ये लड़की? मृगांका ने तृष्णा को देखा और कहा, मेरी बहन की बेटी है, कुछ दिनों पहले ही आई है। तुम बाहर जाओ, मैं आती हूँ। मृगांका अपनी गेरुए रंग की चुन्नी से सर ढककर बाहर जाने को ही थी कि उसने तृष्णा को देखा और कहा, चल तू भी। तृष्णा एकदम से तैयार हो गई। उसके लिए तो ये अपनी मौसी के सामने खुद को साबित करने का दूसरा मौका था। रास्ते में चलते हुए मृगांका ने तृष्णा की बाह कस के पकड़ी और कहा, फिर बोल रही हूँ कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझी? तृष्णा ने मासूमियत में सिर हिलाया। मृगांका और तृष्णा उन दोनों आदमियों के साथ ठाकुर की हवेली पहुंचे। घर में रोने का बुरा माहौल था और कुछ लोग लड़की को कोसते हुए कह रहे थे, कहा था बाहर पढ़ने मत भेजो, न जाने क्या सीख कर आई थी हॉस्टल से। कुछ ने कहा, अरे मरे हुए इंसान को कोसकर वो वापस तो आने वाला है नहीं। तभी मृगांका को ठाकुर की मां ने कहा, अब तू जल्दी से इसका निपटारा कर दे ताकि घर की शुद्धि हो। मृगांका ने सफेद कपड़ा लड़की के मुंह से हटाया। लड़की का पूरा मुंह नीला पड़ा हुआ था। वो सोचने लगी, शायद जहर खाकर मरी हो। उसने लड़की के माथे पर चंदन का टीका लगाया और प्रथा अनुसार मृत लड़की के कान में कहा, तेरी आत्मा और तेरे शरीर का साथ इतना ही था, अब यहाँ से जा, वापस मत आना, सुना तूने? और फिर झट से उसका चेहरा ढक दिया। मृगांका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा, सब लड़की की लाश से दूर खड़े रहो ताकि उसकी आत्मा को यहाँ से निकलने के लिए रास्ता मिले। सब शरीर से दूर खड़े हो गए। तृष्णा ये सब दूर से देख रही थी और सोच रही थी, क्या सच में इसकी आत्मा चली जाएगी? अगर वो जाना नहीं चाहती हो तो? पीछे से मृगांका के मंत्र उच्चारण की आवाज में गूंज रही थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। मृगांका ने ठाकुर को कहा, अब किसी पंडित को बुलाकर आप इसका अंतिम संस्कार कीजिए। मैं किसी अल्पायु लड़की का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। ये सुनकर सब हैरानी से मृगांका को देखने लगे। ठाकुर का भाई तेज सिंह उससे में बोला, क्यों? तू ही करती आई है गांव में औरतों का अंतिम संस्कार। औरतों का किया है, किसी अल्पायु लड़की का नहीं। मेरी जादुई विद्या मुझे इसकी स्वीकृति नहीं देती। दूसरी तरफ से गांव वाले कहने लगे, लेकिन अभी पंडित कहाँ से लाएंगे? और आत्महत्या वाली बात है, बाहर बात गई तो ठाकुर साहब की कितनी बदनामी होगी। मृगांका किसी से बहस नहीं करना चाहती थी। उसने समझाते हुए कहा, यह गलत होगा ठाकुर, बात मानो और पंडित को बुलाओ। ठाकुर अब अपनी कुर्सी छोड़कर मृगांका के पास आया और बोला, तुझे पैसा राशन सब डबल करके दूंगा मैं, बस इस लाश को रफा दफा कर। मृगांका को ठाकुर की बात इतनी अजीब लगी कि उसने कह दिया, बेटी है तुम्हारी ठाकुर, ये कैसे बात कर रहे हो? उसकी आत्मा की शांति चाहते हो तो जैसा कहती हूँ वैसे ही करो। मृगांका की बात सुनकर गांव की एक बूढ़ी बोली, पागल हो गई है क्या? ठाकुर साहब को मना कर रही है? इतने साल से उनके टुकड़ों पे ही पल रही है तू, वरना कब का तुझे गांव से धक्का मारकर निकाल दिया गया होता। मृगांका ने अपने स्थान से उठते हुए बस इतना कहा, मेरी विद्या इस लड़की को मोक्ष नहीं दे पाएगी, चल तृष्णा। मृगांका ने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज आई, मौसी मौसी। मृगांका पीछे मुड़ी। तृष्णा को गांव वालों ने पकड़ कर रखा था। मृगांका ये सब देखकर हैरान थी। वो कुछ कहती कि छोटे ठाकुर ने उसे धमकाते हुए कहा, मेरी भतीजी का क्रियाक्रम नहीं हुआ तो आज इसका होगा। मृगांका का भय उसके गले तक आ पहुंचा था। उसने देखा कि मौसम फिर बदल रहा है, हवा तेज हो गई थी। मृगांका ने खुद को संभाला और कोई अनहोनी हो उससे पहले उसने गांव वालों से विनम्रता से कहा, बच्ची ने क्या बिगाड़ा है, इसको छोड़ दो। जिस काम को करने की तुम जिद कर रहे हो वो मेरे हाथ में है ही नहीं। लेकिन लोग जिद में अंधे थे। मृगांका ने जब तृष्णा को छुड़ाने की कोशिश की तो ठाकुर ने बंदूक की नोक पर उसे मरी हुई लड़की के शव के पास बिठा दिया और बौखला कर कहा, शुरू कर। मृगांका मंत्र पढ़ना शुरू करती, लेकिन फिर बीच में ही भूल जाती। साफ जाहिर था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तभी हवा के एक तेज झोंके से लड़की की लाश पर पड़ा कपड़ा दूर उड़कर चला गया। मृगांका का डर अब उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। ठाकुर का बेटा नमन, जो कुछ 20 साल का था और दिल्ली में पढ़ रहा था, ठाकुर को बोला, डैड छोड़ दीजिए लड़की को, बच्ची है वो, पंडित को बुलवा लेते हैं। आप तो रीति रिवाज मानते हैं तो क्यों जिद कर रहे हैं? लेकिन ठाकुर ने उसकी एक नहीं सुनी। वो तो बस चाहता था कि बात यहीं गांव में दबकर रह जाए। लेकिन क्यों? बेटी तो उसकी ही थी। कहीं बेटी की मौत के पीछे भी कोई राज तो नहीं? इतिहास गवाह है कि विधि के विधान को जिसने भी बदलने की कोशिश की है, प्रलय को न्योता दिया है। शायद आज इस गांव में कोई प्रलय आने वाला था। तृष्णा की नजर अब बस उस मरी हुई लड़की पर थी। उसका डर जैसे खत्म हो गया था। उसमें अचानक से न जाने कौन सी शक्ति आ गई कि पहलवान जैसे दिखने वाले आदमी को धक्का देकर एक टक उस लड़की को देखने लगी और उसकी ओर बढ़ने लगी। मृगांका ये दृश्य देखकर सहम गई। शायद उसे अंदेशा हो गया था कि अब क्या होने वाला है। वो झट से उठी और तृष्णा को सावधान करते हुए बोली, तृष्णा होश में आ, तृष्णा। लेकिन तृष्णा को तो कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया था। मृगांका ने पूरे जोर से चिल्लाकर फिर से कहा, तृष्णा तृष्णा लड़की के पास मत जाना। तृष्णा एकदम से रुक गई और इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे पता ही ना हो कि वो क्या करने जा रही थी। मृगांका ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी उससे में छोटे ठाकुर ने तृष्णा को इतना तेज तमाचा मारा कि वो धड़ाम से जा गिरी। अचानक से मौसम बिल्कुल शांत हो गया। तृष्णा जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने होंठ को छुआ और देखा कि खून बह रहा है। उसकी खून के टपकने की आवाज इतनी तेज आई कि और कुछ भी किसी को सुनाई नहीं दिया। मृगांका ये देख गुस्से में चिल्लाई, ये क्या किया ठाकुर?
अब पूरा गांव ये दृश्य देख रहा था। तृष्णा उस मृत लड़की के शरीर के ऊपर गिरी थी। उसके होंठ से टपका हुआ खून मरी लड़की के होंठ में जा लगा था। तृष्णा उठी और उसने मृगांका की ओर देखा, जो उसे खौफ में बिना पलक झपकाए देख रही थी। तृष्णा की आंखें खून के रंग से लाल हो गई थी। छोटे ठाकुर ने जब फिर से उसे मारने को हाथ उठाया तो तृष्णा ने उसका हाथ इतना कसकर पकड़ा कि वो उसके शरीर से ही अलग हो गया। ठाकुर दर्द से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते हवेली के बाहर भगदड़ मच गई। मृगांका, ये लड़की, इस लड़की ने कैसे तेज के हाथ तोड़ दिए? कौन है ये? मेरे भाई को मार दिया इसने मृगांका। दूसरी तरफ से एक औरत ने कहा, ठाकुर की बेटी को मुक्ति नहीं मिली, ये सब मृगांका की वजह से हुआ है। उसे लड़की का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए था। गांव वाले तृष्णा पर पत्थर फेंकने लगे। लोगों को लगा कि मरी हुई लड़की की आत्मा उसमें आ गई है। मृगांका ने डरी हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, आप सब यहाँ से जाओ, अभी के अभी, उसको मत मारो, जाओ यहाँ से, उसको मत मारो। तृष्णा, जिसको ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, किसी भी तरफ जाती और कहर मच जाता। लोग उससे डरकर भागने लगे। मृगांका तृष्णा को लोगों से बचाने उसकी तरफ भागने लगी और बार बार चिल्ला रही थी, तृष्णा, तृष्णा, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, बेटी शांत हो जा, मैं हूँ यहाँ, चल घर चलते हैं। लेकिन तृष्णा कहाँ शांत होने वाली थी? मृगांका जानती थी कि तृष्णा को शांत करने के लिए उसकी विद्या अकेली कुछ नहीं कर सकती। उसे वापस ताबूत में बंद करना होगा, लेकिन ये सब होगा कैसे? गांव वाले मृगांका से उम्मीद लगाए हुए हैं। आज से 12 साल पहले भी जिस दिन ठाकुर की बीवी मरी थी, यही मंजर था। ऐसी ही दहशत उस दिन भी फैली थी। उस दिन भी गांव में आई बारात में सब लोग मारे गए थे। मृगांका की आंखों के सामने मौत खेल खेल रही थी। दूसरी तरफ मरी हुई लड़की का शरीर सड़ने लगा, उसमें से कीड़े निकलने लगे। गांव वाले भाग रहे थे। हवा की आवाज की सांस सांस से लोगों के कानों से खून निकलने लगा। कुछ लोग उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जान से हाथ धो बैठे। ठाकुर के बेटे नमन ने तृष्णा के सामने जाने की कोशिश की, लेकिन उसे देख वो इतना तेज चिल्लाई कि ठाकुर भय के कारण अपनी माँ और नमन को वहां से लेकर जीप में भाग गया। तृष्णा ने अपनी भयावह डरी हुई आवाज में कहा, मौसी, ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर बहुत लोग हैं मौसी, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बचा लो मौसी, मुझे बचा लो मौसी। तृष्णा का रोना भी रोंगटे खड़े करने वाला था। उसकी डरावनी आवाज सुन मृगांका की जान हलक तक आ गई थी। वो कांप रही थी, लेकिन ये भी सब उसे ही रोकना होगा। 12 साल जिस लड़की को घर में छुपा कर रखा, उसका राज ही रहने देना होगा। पत्थर की चोट से तृष्णा के भरते घाव देखकर लोगों में डर की लहर बहने लगी। कोई उसे डायन कहता तो कोई चुड़ैल, कोई भूत। असल में तृष्णा क्या थी ये बस मृगांका ही बता सकती थी। मृगांका ने आवाज को कड़ा करते हुए कहा, मुझे तुझे शांत करना ही होगा, यहाँ से घर वापस लेकर जाना ही होगा, ताबूत में फिर से बंद करना होगा। यहाँ से उसे लेकर जाने का मृगांका के पास बस एक ही तरीका था, तृष्णा के गुस्से में खुले हुए बालों को एक गूंथ में बांध पाए ताकि वो शांत हो। लेकिन तृष्णा तक पहुंचेगी कैसे? तृष्णा तो लोगों की लाशों के बीचों बीच खड़ी थी, बेखौफ, बेबाक। क्या होगा आगे? क्या मृगांका तृष्णा को शांत कर पाएगी? तृष्णा के सच को कब तक लोगों से छुपा कर रख पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए काल भैरवी की इस रहस्यमयी कहानी के अगले भाग से, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मृगांका खौफ में तृष्णा की तरफ देखे जा रही थी। वो धीरे धीरे डरे हुए लोगों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी। तृष्णा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वो चिल्लाती हुई मृगांका के पास आने की कोशिश कर रही थी। मौसी, मौसी, मैंने किसी को नहीं छुआ, मौसी मुझे ले चलो, मौसी मुझे ले चलो, मैंने किसी को कुछ नहीं किया। लेकिन तृष्णा का उसकी तरफ चलकर आना भी मृगांका के लिए खतरे से कम ना था। तृष्णा की आवाजें बदलती जा रही थी। एक आवाज मृगांका से मदद की गुहार मांगती और बाकी आवाजें उसको मौत की धमकी देती। अगर पास भी आए ना तो ये नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी। मृगांका भय में थी, लेकिन अभी उसके लिए ज्यादा जरूरी बचे हुए लोगों को वहां से निकालना था। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवा से हवेली की हिलती खिड़कियां लाशों को भी भयभीत कर देने वाली थी। लोग चिल्ला रहे थे, मृगांका से मदद की गुहार कर रहे थे। मृगांका हमें बचा ले, मृगांका इसे शांत कर। तृष्णा ने एक नजर एक गांव वाले को देखा और उसकी आंख सुलगी हुई आग की तरह लाल हो गई। मुझे शांत कराएगा? भूल गया कैसे मुझे नींद से उठा कर मारा करता था तू? हाँ? ये सुनकर वो आदमी खौफ में वहां से भाग रहा था कि तृष्णा के गुस्से के प्रकोप ने उसे झांसे में ले लिया और मार डाला। फिर तृष्णा के अंदर से एक डरी हुई आवाज आई, मुझे बचा लो मौसी, मुझे दर्द हो रहा है। मृगांका ने चारों तरफ देखा और फिर अपनी गेरुए घाघरे की जेब से एक पोटली निकाली। पोटली को देखते ही तृष्णा, जो अभी तक समझ रही थी कि सब कुछ खत्म कर ही यहाँ से जाएगी, अचानक से डर गई और गुस्से में मृगांका की तरफ बढ़ने लगी। मुझे काबू में करेगी तू? इतनी जरूरत तेरी, देख अब। और ऐसा कहते ही उसके अंदर की सताई हुई आत्मा ने तृष्णा को हवा में उछालना शुरू किया। तृष्णा के अंदर की एक आवाज मृगांका से उसे बचाने की गुहार लगाती, लेकिन दूसरी आवाज तृष्णा को खत्म कर देने की धमकी देती। मृगांका ने गुस्से से तृष्णा की ओर देखा और बुलंद आवाज में कहा, तू जो भी है मुझे डरा नहीं सकती, ना मेरी बच्ची का बाल भी बांका कर सकती है। और ऐसा कहते ही मृगांका ने हवा के सहारे लटकी हुई तृष्णा के इर्द गिर्द राख की रेखा बनाई। तृष्णा के अंदर की आवाजें उस पर और हावी हो गई, लेकिन वो उसे कुछ करती उससे पहले मृगांका ने मुट्ठी भर राख लेकर तृष्णा के ऊपर फेंक मारी। तृष्णा जोर से चिल्लाई, कभी अपनी आवाज में, कभी अंदर से आ रही 4-5 आवाजों में जो उसे काबू करने की कोशिश कर रही थी। कुछ गांव के लोग भागते हुए ये दृश्य देखकर अचानक से रुक गए। तृष्णा ने गुस्से में उन्हें देखा और बिखरी हुई लाशों को अपनी जादुई विद्या से गलाना शुरू किया।
लेकिन उससे पहले कि पूरा गांव सड़ी हुई लाशों की बात से बेहोश हो, मृगांका ने मदन की ओर देखा जो मसान में काम करता था, और उसे हर लाश को आग लगा देने को कहा। मदन जो ये सब देखकर खौफ और असमंजस में था, कुछ देर के लिए एकदम सुनने पड़ गया। लेकिन मृगांका के पास अभी उसको कुछ समझाने का वक्त न था। उसने चिल्लाकर कहा, आग लगाओ सारी लाशों को। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर अपनी माँ और बेटे नमन के साथ जीप में वहां से दूर निकल चुका था, लेकिन नमन की नजर अब भी हवेली की तरफ ही थी। नमन की आंखों के सामने जो भी घटित हुआ वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक लड़का जिसने अपनी लगभग पूरी पढ़ाई बाहर की है, वो इस तरह की बातों में भला इतनी आसानी से कैसे यकीन कर लेता। उसको रह रह के अपनी बहन सपना का चेहरा याद आ रहा था। उसकी आंखें अब तक गीली थी, लेकिन सपना के साथ ऐसा क्या हुआ वो ये समझ पाता। उससे पहले अंतिम क्रिया वाले हादसे ने हिला कर रख दिया। अपनी बहन को कुछ 1.5 साल बाद मिला था वो, और ऐसे अचानक वो हमेशा के लिए उसको छोड़कर कैसे चली गई। एक 12 साल की लड़की की मौत में दूसरी 12 साल की लड़की ने जो भी प्रलय मचाई है, उसका जवाब कैसे और कहां से ढूंढे। नमन हमेशा घर से इतना दूर रहा कि इस वक्त कौन सही होगा, किससे बात करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये उलझती गुत्थी कैसे और कौन सुलझाएगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। वो बार बार अपनी दादी को पूछ रहा था कि अम्मा उस लड़की को क्या हुआ था, सपना की लाश कैसे, लेकिन वो आगे बोलता उससे पहले छोटे ठाकुर की मौत से बिलखी दादी ने उसे चुप कराकर भारी आवाज में कहा, चुप कर और पीछे देखना बंद कर। न जाने कौन से शमशान की डायन को लाई थी साथ, मेरे छोटे बेटे को खा गई, गांव वालों को खा गई, पूरी हवेली को शमशान बना दिया। और फिर बड़े ठाकुर को देखकर कड़ी आवाज में बोली, मायापुर के बाहर जोधरगढ़ में जो अपनी हवेली है, अब हम वहीं रहेंगे जब तक इस मृगांका और उसकी इस नाजायज लड़की को तू ठिकाने नहीं लगाता। ये सुनकर नमन बाचा रह गया और हकलाती हुई आवाज में बोला, ठिकाने लगाने का क्या मतलब है अम्मा? सपना का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। अगर मेरी बात मानी होती तो ये सब ना होता। मृगांका को जबरदस्ती क्रियाक्रम करने को नहीं कहना चाहिए था। लेकिन नमन की बात का जवाब ना ही ठाकुर ने दिया ना ही अम्मा ने। नमन के मन में बहुत से सवाल थे। उसे कभी किसी ने नहीं बताया था कि उसकी माँ कैसे मरी। कैसे यकीन करे नमन कि उसकी बहन सपना, जो 1 घंटे पहले ही उसके साथ हंस खेल रही थी, उसने अचानक खुद को फांसी लगा दी। और 12 साल की तृष्णा को सपना की लाश को छूते ही ऐसा क्या हुआ कि गांव में दहशत फैल गई और लोग मरने लगे। नमन कुछ दिन रुकना चाहता था, लेकिन अम्मा और ठाकुर ने उसे वापस दिल्ली भेजने का तय कर लिया था। ठाकुर ने अपने ड्राइवर दीवान सिंह को कहा, आज रात ही से हॉस्टल छोड़कर आओ, तुम सामान बाद में भिजवा देंगे। मगर अम्मा, अब छोटे का अंतिम संस्कार कैसे होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। अब वो बस एक लाश है जिसका भस्म हो जाना ही बेहतर है। अम्मा ने ऐसा क्यों कहा किसी को नहीं पता था, और ना ही कोई पूछने की स्थिति में था। कुछ तो था जो सिर्फ अम्मा जानती थी। यहाँ मदन भारी लाशों में आग लगा रहा था, और जब छोटी ठाकुर की लाश के पास पहुंचा तो उसने मृगांका को पूछा कि इसका क्या करना है। जला दे, उसका हाथ भी नहीं बचना चाहिए, सब भस्म होना चाहिए। मदन ने मृगांका की बात सुनकर लाश को तो आग लगा दी थी, लेकिन ठाकुर का हाथ उसे कहीं भी आसपास नहीं दिखा। वो मृगांका को बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता पाया। मृगांका जो तृष्णा को काबू करने में संलग्न थी, मदन को तेज आवाज देकर बुलाकर बोली, तृष्णा को पकड़ और कुछ भी हो जाए इसे इस घेरे से बाहर जाने मत देना। मृगांका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मृगांका की आवाज ऊंची होती जाती, तृष्णा और बेकाबू होती जाती। बस हवेली के मैदान में मदन, मृगांका, तृष्णा और तृष्णा के अंदर शोरगुल मचाती वो आत्माएं थी जो उसके शरीर में कैसे और कहां से आ गई, अभी बता पाना मुश्किल था। मृगांका अब मंत्र बोलते बोलते तृष्णा तक पहुंच रही थी, लेकिन तृष्णा उसको देख ऐसे हंस रही थी जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। उसको कह रही हो कि वो कुछ भी कर ले, उसको काबू में नहीं कर सकती। मृगांका ने अभिमंत्रित रस्सी का एक कोना खुद पकड़ा और एक कोना मदन को दिया, लेकिन तृष्णा ने मदन को धक्का मारकर इतनी दूर फेंका कि वो दर्द में कराहने लगा। हवा का रुख मृगांका को तृष्णा के पास जाने से रोक रहा था। उसके पैर राख के घेरे के पास बढ़ ही नहीं रहे थे, जैसे उसे कोई शक्ति रोक रही हो। मृगांका को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, उसकी शक्तियां क्यों उसका साथ नहीं दे रही हैं। तृष्णा की आंखों का रंग पीले से लाल होता, लाल से एकदम सफेद। उसको देखकर आसमान में उड़ती चील भी खौफ में भाग रही थी। मृगांका तृष्णा के बहुत पास पहुंच चुकी थी। अब बस उसे उसके हवा में उड़ते बाल जो डरावने जाल की तरह लग रहे थे, उन्हें अभिमंत्रित धागे से बांधना था। तृष्णा अचानक से कुछ बड़बड़ाने लगी और उसकी आवाज इतनी कर्कश हो गई कि मृगांका और मदन के कानों के पर्दों को चीरने लगी। तृष्णा के अंदर की आत्माएं मृगांका के ध्यान को भंग करना चाहती थी, लेकिन उसको भी पता था कि उसने अगर ध्यान भंग किया तो उसकी अभी तक की सारी मेहनत खाक हो जाएगी, और एक बार सारी आत्माएं तृष्णा पर हावी हो गई तो वो हमेशा के लिए उसे खो देगी। मृगांका ने तृष्णा की आंखों में देखा, कोड़ी की तरह अभिमंत्रित रस्सी को हाथ से कसकर पकड़ा और राख की रेखा के अंदर पैर रखते ही तृष्णा को उस रस्सी से इतना तेज मारा कि उसके गले में वो रस्सी फंदे की तरह फंस गई। 12 साल की तृष्णा कराहने लगी। मृगांका की आंखें भीग आई और उसने दर्द में कहा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तेरा गला मुझे बांधना पड़ेगा ताकि वो आवाजें बाहर ना पाए। तृष्णा जोर लगाती रही, लेकिन रस्सी को छू ना पाई। मृगांका ने तृष्णा की हवा में उड़ते बरगद की जड़ों की तरह दिखते बालों को कस के पकड़ा और फिर अपने हाथ से काले रंग के धागे को निकालकर उन पर बांधा। देखते ही देखते तृष्णा की आंखों का रंग सफेद से लाल और लाल से पीला हो गया और वो बेहोश होकर गिर गई। अब उन 10-15 लाशों के बीच मृगांका बेहोश तृष्णा को गोद में लिए हुए तबाही को नजरें घुमाकर देख रही थी। उसको पता था तृष्णा को यहाँ लाकर उसने गलती की है।
लेकिन उसे भी ये नहीं पता था कि तृष्णा का खून इतना कहर ढा देगा। मृगांका ने तृष्णा को जमीन पर एक कोने में रखा और 12 साल की सपना की सड़ी हुई लाश के पास गई। उसे थोड़ी देर देखती रही और बोली, मुझे माफ करना, तुझे मुक्ति नहीं दिला पाई। और फिर उस पर मृगांका ने सफेद कपड़ा डाला और आग लगा दी। एक मौत के बदले इतनी मौतें हो जाएंगी, ये शायद मायापुर गांव के इतिहास में क्या, किसी भी गांव प्रांत के इतिहास में कभी ना हुआ होगा। मृगांका ने जाकर मदन को सहारा देकर उठाया और कहा, तेरे हाथ में अभिमंत्रित धागा था, इसीलिए तुझे छूकर भी वो नुकसान नहीं पहुंचा पाई। मदन ने मृगांका से पूछा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। आधा गांव मौत के घाट उतर गया, ठाकुर हवेली छोड़कर चला गया। मृगांका, मुझे सब कुछ बता। मृगांका ने बस उसे ये कहा कि कुछ भी बताने से पहले वो इस बात की तह तक जाना चाहती है, लेकिन तब तक उसे ये बात अपने सीने में कैद कर ही रखनी होगी। मृगांका अब तृष्णा के पास बढ़ने लगी। उसने तृष्णा को ममता भरी नजरों से देखा और फिर उसके सर पे हाथ रखकर कहा, तू वो नहीं जो मैंने सोचा था, लेकिन मैंने तुझे पाला है और तेरी रक्षा भी मैं ही करूंगी। मेरी गलती थी, मुझे तुझे सब बताना चाहिए था। मृगांका ने पहली बार शायद नरम होकर तृष्णा को देखा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे तृष्णा को प्यार से संभालना होगा। अपनी चुन्नी को उसने तृष्णा पर लपेटा, नन्ही 12 साल की बच्ची को गोद में लिया और अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। उसके पीछे जलती हुई लाशें धुआं होती रहीं। चील कौओं की आवाज के सिवा अब वहां कोई आवाज न थी। मदन भी मृगांका के साथ वहां से निकल गया। ठाकुर की सफेद हवेली धुएं में मटमैली हो गई थी। मृगांका चली जा रही थी, चेहरे पे कई सवाल लिए। उसको किसी और के पास मदद मांगने और तृष्णा का सच पता करने जाना होगा। वो मृगांका से अलग क्यों है? उसका स्पर्श शापित क्यों है? तृष्णा के घाव खुद भर जाते हैं। तृष्णा के अंदर जो आवाजें थीं वो किसकी थी? इन सवालों का जवाब उसे एक ही इंसान दे सकता है, बूढ़ा बंगारू, जिसने मृगांका को विद्या सिखाई, जिसने मृगांका को गिद्ध का निवाला बनने से बचाया, जिसने मृगांका को जंगल से ला अपने घर में जगह दी और उसे बताया कि वो उसे सफतुरा नामक गांव में अमावस की रात को पड़ी मिली, और जिस लड़की को अमावस की रात किसी ने जंगल में छोड़ दिया हो वो जरूर किसी औरत की मौत का कारण बनी होगी। मृगांका के पैदा होते ही उसकी माँ, दादी, बहन मर गए थे और उसका पश्चाताप यही था कि वो औरतों का अंतिम संस्कार करे ताकि अगले जन्म में उस पर किसी की मौत का कर्ज न चढ़े। मृगांका को भी बूढ़े बंगारू ने 12 साल तक एक पेड़ के तने में बनी गुफा में रखा था। बाहर निकलने के बाद उसने मृगांका को आत्माओं को वश में करने की विधि सिखाई। बस एक बार ही उस पर एक आत्मा हावी हुई थी। उसके स्पर्श से फूल जरूर मुरझाया, लेकिन कभी किसी की जान नहीं गई थी। तृष्णा को गोद में लिए घर जाते हुए वो ये सब सोच रही थी, और उसको और तृष्णा को देख रास्ते में लोग अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर ऐसे अंदर जा रहे थे जैसे मृगांका जिस गली से जाएगी मौत साथ में लेकर आएगी। मदन भी शमशान के पास अपनी कुटिया में वापस चला गया था और मृगांका ने उसे शुक्रिया देते हुए कहा, तू आखिर तक मेरे साथ रहा। तू ना होता तो मैं ये सब अकेले नहीं कर पाती। तू क्रियाक्रम की विधि करती है और मैं शव को उसके गंतव्य पर भेजता हूँ, इसीलिए तुझे मुझे शुक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं। तू इस लड़की का ध्यान रख, अब गाँव वाले तुझे चैन से रहने नहीं देंगे। थोड़ा संभाल के मृगांका। मृगांका उसे मन से मुस्कान दे वहां से निकल गई। वो अपने घर की गली में पहुंची। कुत्ते उसका खाने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज उसके पास कुछ न था और वो तृष्णा को लेकर सीधी घर के अंदर घुस गई। कुत्ते उसके दरवाजे के पास भौंकते रहे और कुछ देर बाद वहां से चले गए। मृगांका ने तृष्णा को अंदर कमरे में बिस्तर पर रखा, उसके आसपास नींबू मिर्ची का दायरा बनाया और उसके बिस्तर के नीचे एक छोटा सा दिया जलाकर बाहर के कमरे में आ गई। वो फिर गौसल खाने में गई, भरी हुई बाल्टी उठाई और सीधा अपने सिर पर पूरा पानी उड़ेलकर लंबी सांस ली। वो खुद से घबराई हुई आवाज में बोली, कहाँ है तू बूढ़ा बंगारू, मुझे तेरी मदद चाहिए। और ये कहते ही उसने अपने हाथ में गड़े हुए चकोर आकार के अंदर बनी आंख को इतनी तेज दबाया कि उसे खून आने लगा। ऐसा लगा उसके हाथ में गुदे चिन्ह की कंपन दूर जंगल तक पहुंची और वहां के हर पेड़ों में लिपटे सांपों को हिलाकर रख दिया। चिन्ह की कंपन जाकर जमीन के एक टुकड़े से टकराई और वहां पर विस्फोट हो गया। ऐसा लगा कि ये सब कोई देख रहा है। अचानक से वहां किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। राख में लिपटे नंगे पैर, जैसे जैसे पैर आगे बढ़ते हाथ में पकड़ा हुआ भाला जमीन में छेद बनाते जाता। ऐसा लग रहा था कि काल खुद जमीन पर आ पहुंचा है। वो पैर जमीन में पड़े गद्दे के समान रुके, उसका प्रतिबिंब आसमान की ओर देख रहा था। वो होने वाले प्रलय को महसूस कर सकता था। ये बूढ़ा बंगारू ही था। उसकी काली सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, हाथ में बंधे अनेक किस्म के तिलिस्म और शरीर में वस्त्र के नाम पर उसने बस काले रंग का कपड़ा लपेटा हुआ था। देखकर तो ये समझ आता था कि ये कोई महाज्ञानी, महाअघोरी पुरुष ही है। लेकिन क्या ये मायापुर गांव को तृष्णा के प्रलय से आजाद कर पाएगा? वहीं दूसरी तरफ ठाकुर की अम्मा कमरे में बैठ कुछ सोच रही थी और उसके जहन से निकली कुछ आवाजें उसे परेशान कर रही थी, जो चीख चीख कर कह रही थी, आज तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है, वो लड़की नहीं तू है उसकी जिम्मेदार। खौफ में अम्मा की आंखों से पानी निकलने लगा। उसने मन को शांत करने के लिए गले में बंधे ताबीज को छूना चाहा, लेकिन ताबीज तो गले में था ही नहीं। अम्मा का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने ठाकुर का नाम चिल्लाना शुरू किया, मुन्ना, मुन्ना कहाँ है तू? लेकिन ऐसा लगा जैसे कि वो हवेली में एकदम अकेली है। अचानक से दीवार में लगी ठाकुर की बीवी नमन की माँ और उसकी बहू की तस्वीर जमीन पर गिरी। ऐसा लगा जैसे वो तस्वीर बस अम्मा को ही देख रही है। वो फिर मुन्ना मुन्ना चिल्लाने लगी। उसका गला सूख रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो पानी के जग की तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई जादुई शक्ति उसे रोक रही है। वो जमीन पर गिर गई और अब उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसका दम घुटने लगा था। वो पर्दे के छोर को पकड़े हुए थी, लेकिन कोई शक्ति उसे अपने पास खींच रही थी। ठाकुर नमन के साथ बाहर था, इस बात से बेखबर कि अंदर क्या चल रहा है।
वो नमन को कह रहा था कि अब तुम्हें जब तक आने को ना बोला जाए यहाँ वापस नहीं आना। नमन कुछ कहता कि उसकी नजर ऊपर हिलते पर्दे पर पड़ी और उसने कहा अम्मा के कमरे में। और नमन और ठाकुर दोनों ऊपर देखते हुए अम्मा के कमरे की तरफ भागे। अम्मा को देखकर वो सुन्न रह गए। वो बेसुध जमीन पर पड़ी थी। नमन ने अम्मा पर पानी के छींटे मारे और उन्हें बिस्तर पर लिटाया। ठाकुर सोचने लगा ऐसा क्या हुआ होगा अम्मा को कि वो अचानक से ऐसे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े टूटे हुए फोटो फ्रेम पे पड़ी। वो कुछ देर अपनी बीवी की तस्वीर देखता रहा और फिर उसे टेबल की दराज में डाल दिया। नमन ने बाप को फोटो अंदर रखते हुए देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं, बस इतना कहा अम्मा के ठीक होने तक मैं यहीं रुकता हूँ डैड, मेरी जरूरत पड़ सकती है यहाँ। ठाकुर को भी कोई सहारा चाहिए था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। नमन ने दीवान सिंह को गाड़ी से उसका लैपटॉप ऊपर लाने को कहा। नमन दिमाग से तेज था, वो भी चाहता था यहाँ रहना ताकि जान पाए कि आखिर हो क्या रहा है। दीवान सिंह नीचे गया और जीप से लैपटॉप निकालकर ऊपर जाने लगा। तभी जीप की पीछे की लाइट खुद जली। हवेली का गेट खुलने लगा। ऐसा लगा कोई खौफनाक रूह को चीरती हुई हवा जीप की तरफ बढ़ रही है और वो फिर जीप के पीछे जाकर ठहर गई। छोटे ठाकुर तेज सिंह का धड़ से अलग हुआ हाथ जीप में था, जो खुद हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाथ में जान अभी भी बाकी है। उधर मदन बिस्तर में लेटे लेटे सोच रहा था कि उसे मृगांका को छोटे ठाकुर का हाथ वहां पर ना होने वाली बात बता देनी चाहिए। और फिर खुद से बोला कल सुबह जाकर मैं मृगांका को बता दूंगा कि हाथ वहां नहीं था, शायद किसी और लाश के साथ जल गया होगा। इधर मृगांका ये सोच रही थी कि बूढ़े बंगारू तक उसका संदेश तो पहुंच गया होगा और अभी के लिए सारी लाशें जलाकर उसने खतरे को रोक लिया है। वो इस बात से बेखबर थी कि ठाकुर के साथ मौत भी उसके पीछे गई है। अब बस देखना ये था कि क्या मदन कुछ अनहोनी होने से पहले मृगांका को सच बता पाएगा। क्या बंगारू सही वक्त पर मृगांका के पास पहुंच पाएगा। जानने के लिए जुड़े रहिए काल भैरवी की इस रहस्यमय कहानी के अगले भाग से, सिर्फ